नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको जय गुरु नर्सिंग क्लासेस में। तो चलिए आज का जैसे हम आज सिनेरियो बेस्ड एनक्लेक्स क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ये 5-6 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन उस 5-6 क्वेश्चन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट ठीक है वो सब हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट एंड तक देखिए। कुछ डाउट होने से आप कमेंट कीजिए या तो आप नोट्स बना लीजिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है हम थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा कोट से स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सेलेक्ट कर ले। तो सही बात है ये। आप अभी अगर कुछ कर नहीं रहे हो, ये सच बात है। आपके पास अभी 10 रुपये है, आपके पास कोई नहीं आएगा। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको हर कोई आएगा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ये किसी को झूठ लगे, ये मैं किसी को पर्सनली लेके नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बस एक मोटिवेशन के ज़रिए, मतलब हाँ ठीक है, ऐसा भी किसी को होता है ना, कोई प्यार में धोखा खा गया, ये हो गया वो हो गया। तो सबके लिए है, कोई भी इसी को पर्सनली मत लीजिएगा। मैं किसी को इंटरफेयर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बस ये मैं आप लोगों के एक लेके आया हूँ। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए, एक दिन में पढ़ाई करना है, रात में पढ़ाई करना है। आप कभी भी सूटेबल हो। आप जब जगोगे तब सवेरा, जब सोओगे तब रात। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, बाथरूम में पढ़ो, सुसु करने के टाइम में पढ़ो, बट पढ़ाई करते रहो। मेरा बोलना ही है। ठीक है, आप जब तक सिलेक्टेड नहीं हो जाते हो तब तक पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई नहीं छोड़ना है। दिन में एटलीस्ट 6 to 7 आवर आपको देना ही है। अगर आप नहीं दे रहे हैं, अगर आप और कम टाइम दे रहे हैं, तो आपको और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है, लाइक स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ए नर्स इज़ केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एक्टिव लेबर। ओके, चलिए ये ओबीज का क्वेश्चन आ गया। Which priority action should the nurse perform to prevent fetal heart rate deacceleration? ठीक है, जैसे मैंने इम्पोर्टेंट पहले का जो वीडियो वाला था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसमें से मैं ऑलरेडी ये बता दिया हूँ डीएक्सीलरेशन का। ठीक है, और मैं आपको बोला भी था कि इसमें से जितना भी सारा टॉपिक्स है मैं कवर करूँगा, उसके आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। चलिए आ गया, देखते हैं आप कितना पढ़ाई किए हैं। तो वीडियो जो डीएक्सीलरेशन, ये क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी कवर कर लेते हैं। इसका रिलेटेड क्या है, क्या मतलब व्हाट इज़ डी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो डी एक्सीलरेशन से पहले हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है 2 टेस्ट होता है, एक है एनएसटी, एक है सीएसटी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं एनएसटी और सीएसटी क्या होता है? एक है एनएसटी, पहले हम एनएसटी की बात करेंगे, और दूसरा है सीएसटी। ठीक है, पहले हम एनएसटी की बात करेंगे। व्हाट इज एनएसटी? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, एनएसटी क्या है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट हम किस लिए करते हैं, उसका इम्पोर्टेंट, इसका रोल, ये टेस्ट जो करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, कब करते हैं, टेस्ट का मतलब क्या है, वो सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा फीटल वेलबींग, जो मदर के अंदर जो फीटस होते हैं उसका वेलबींग, एंड इंट्रायूटेराइन लेबे, मतलब इंट्रायूटेराइन लेबे जो फीटल का वेलबींग को असेस करने के लिए। ठीक है, फीटल वेलबींग टू असेस फीटल वेलबींग इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, कब करते हैं एनएसटी, किस वीक में करते हैं? ठीक है, 30 वीक्स। ऐसा नहीं कि 20, मतलब एक एक्सपेक्टेड अगर पकड़ में चलेंगे 30 वीक्स। अगर आपको आसपास का भी दिया होगा, सपोज मान लीजिए 29 वीक दिया होगा, तो 29 वीक कर सकते हैं, बट 30 वीक्स में करेंगे। ठीक है, 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करेंगे। नेक्स्ट वो लाइक
ये जो है लाइक जैसे हम लोग ये एक इन्वेसिव टेस्ट है या नॉन इन्वेसिव टेस्ट है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट मीन्स ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, ठीक है। लाइक एक मदर का एब्डोमेन में एक बेल्ट जैसा, मैं आपको फोटो एक पिक्चर कर दूंगा। लाइक मदर का जैसे सपोज मान लीजिए एक एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन में हम लोग एक बेल्ट लगा के रखेंगे यहाँ पे, जिसको हम कार्डियोटोकोग्राफ जैसे मेजर करते हैं, ऐसे ही एक कार्डियोटोकोग्राफ जैसा होगा। तो उसमें से क्या होगा, जो फिटल का मूवमेंट के साथ साथ, ठीक है, फिटल का मूवमेंट के साथ साथ उनका जो फिटल का हार्ट रेट वो आपको रिकॉर्ड होगा, फिटल का हार्ट रेट रिकॉर्ड होगा। तो फिटल का हार्ट रेट का रिकॉर्ड के हिसाब से हम असेस कर सकते हैं कि फिटल वेलबींग है या फिटल वेलबींग नहीं है। मैं आपको एक इमेज डाल दूंगा, ठीक है। तो ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। क्या होता है, ठीक है, जैसे हमको मैं आपको बोला यहाँ पे कौन सा मॉनिटर यूज़ करते हैं, कार्डियोटोकोमीटर, ठीक है, कार्डियोटोकोमीटर यूज़ करते हैं। कार्डियोटोकोमीटर यूज करते हैं। कितना मिनट का टेस्ट है, ऐसा भी पूछा जाता है कि एनएसटी टेस्ट कितना मैक्स टू मैक्स हम कितना मिनट के लिए कर सकते हैं। ये 20 मिनट का एक टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि मदर को एनपीएम में रहना है, कुछ नहीं रहना है। मदर आराम से खाना खा सकते, फुल एब्डोमेन, मतलब एम्प्टी स्टोमक में नहीं होना चाहिए। मदर जो है फुल एब्डोमेन में होना चाहिए, मतलब अच्छे से खाना खाना चाहिए। जैसे हम लोग सब अगर कोई पूछेगा कि ये एक टाइप का यूएसजी हो रहा है, नहीं, यूएसजी हाँ यूएसजी हो रहा है, बट इसके लिए आपको खाना खाने मतलब एम्प्टी स्टोमक रहने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मदर शुड नॉट बी ऑन एम्प्टी स्टोमक, मदर शुड नॉट बी ऑन एम्प्टी स्टोमक, ठीक है, एम्प्टी स्टोमक में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये जो यूजुअली जो कार्डियोटोकोमीटर यूज़ कर रहे हैं वो किसका हार्ट रेट, लाइक हार्ट रेट जो डिटेक्ट कर रहे हैं किसका करेंगे, बेबी का और मदर का, ठीक है। मॉनिटर हार्ट रेट ऑफ बेबी, ठीक है, मॉनिटर हार्ट रेट ऑफ बेबी, जो बेबी है, जो इंट्रायूटेराइन जो फीटस है उसका हार्ट रेट डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ना कि मदर का हार्ट रेट डिटेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए एनएसटी हो गया, सीएसटी हम बात करेंगे। तो अभी जो आएगा हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्या रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। एनएसटी के लिए रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो एटलीस्ट मतलब जो जैसे हम बोले कि लाइक ये 20 मिनट्स का टेस्ट है, तो 20 मिनट का टेस्ट में सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक हम लोग एक एग्जांपल की तरफ से ले लो। सपोज ये मान लीजिए ये उनका ग्राफ है, ग्राफ में से ये आपका बेस लाइन है, ये बेस लाइन सपोज ये 110 हो गया, 120 हो गया, 130, 140, 150, ये हार्ट रेट, ठीक है। ये भी आपका बेस लाइन हो गया। जैसे आपको सबको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। सपोज ये जो हम बात करेंगे लाइक पहले मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ क्या है। मतलब आपका जो रिजल्ट निकलेगा एटलीस्ट रिजल्ट में क्या होगा, एटलीस्ट मतलब जो फिटस का हार्ट रेट जो है वो एटलीस्ट 2 टाइम एक्सीलरेट होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइम एक्सीलरेट मतलब हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, लाइक इंक्रीज हार्ट रेट, ना कि घटना चाहिए। अगर मोर देन 2 टाइम बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो फिटल वेलबिंग है। अगर कम है तो या तो फिटस में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, मतलब आपको एटलीस्ट 2 टाइम एक्सीलरेट हार्ट रेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट, हाँ वो भी जो होना भी जो चाहिए, हार्ट रेट कितना एक्सीलरेट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, मोर देन 15 बीट्स पर मिनट। सपोज मान लीजिए मैं भी एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए हम जब टेस्ट स्टार्ट किए, सपोज 11:15 को टेस्ट स्टार्ट किए, ठीक है। तो टेस्ट स्टार्ट करने के बाद फिटल का जो बेस लाइन मतलब जो फिटल का जो हार्ट रेट शुरू कितने में हुआ था, लाइक बेस लाइन सपोज मान लीजिए 120 में, ये आपका बेस लाइन हो गया, ठीक है।
ये आपका बेसलाइन हो गया। तो बेसलाइन सपोज ये हार्ट रेट ऐसे बेसलाइन गया, उछल खाया, फिर गया, फिर एक बार उछल खाया, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर उछल खाया, ऐसे ही नॉर्मल में चल रहा है, फिर गया, फिर उछल खाया, फिर गया, ऐसे हो के ऐसे सपोज कुछ देर रहा, फिर ऐसे। तो लाइक देखिए ये 120 का हार्ट रेट था, ठीक है। मैं क्या बोला यहाँ पर, ये मोर देन 15 बीट्स पर मिनट। 15 बीट्स पर मिनट कितना हो रहा है, मतलब मोर देन 135 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये 130 का रेंज है, ठीक है, ये 130 मतलब ये 10 के अंदर है, ठीक है, मतलब ये 2 टाइम्स एक्सीलरेट नहीं हुआ। अभी सपोज सडनली बढ़ गया, सपोज मान लीजिए 150 तक चला गया था, मान लीजिए एक एग्जांपल के 150, मतलब ये मोर देन 15 तक उछल खाया, फिर लो आया। ये 20 मिनट्स का टेस्ट है, ये जो टेस्ट है 20 मिनट का टेस्ट है। ये 20 मिनट के अंदर में ही होना चाहिए, ना कि 1 घंटा तक चलता रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 140, मान लीजिए ये 140, मतलब ये भी 20, मतलब हार्ट रेट जो है वो मोर देन 20 बीट्स पर मिनट का एक्सीलरेशन हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो टेस्ट क्या निकलेगा, मतलब ऑलरेडी, हाँ ऐसा भी नहीं है कि ओनली 2 टाइम्स होना चाहिए। अगर 3 टाइम्स, मान लीजिए 3 टाइम्स भी हो रहा है तो ठीक है, अच्छा है। बट मिनिमम ये जो है, ये मैं क्या बोला, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। मैक्सिमम का कुछ आ रहा है जैसे नहीं है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट मिनिमम एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, 2 टाइम्स होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, चलिए। तो ये तो फर्स्ट आपका हो गया कि लाइक एटलीस्ट 2 टाइम्स एक्सेलरेट होना चाहिए। एक्सेलरेट होने के बाद अभी इफ़ हार्ट रेट मोर देन 15 बीट्स पर मिनट, लाइक एक्सेलरेशन हो गया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ में क्या हो सकता है, यूजुअली मतलब ऑपोजिट टाइप होता है, रिजल्ट नेगेटिव। अभी आप बोलेंगे कि सर नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे और मान लीजिए अगर किसी को मलेरिया डेंगू टेस्ट कर रहे हैं, NH1 पॉजिटिव मतलब पेशेंट को डेंगू है, अगर नेगेटिव मतलब डेंगू नहीं है। मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे कि नेगेटिव मतलब नहीं, NST तो नेगेटिव है, मतलब NST नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये उल्टा केस होता है। स्पेशली इस केस में NST और CST में उल्टा होता है, ठीक है। रिजल्ट मतलब नेगेटिव मतलब नॉर्मल, यहाँ पे नेगेटिव मतलब नॉर्मल, ठीक है। रिएक्टिव मतलब नॉर्मल, नेगेटिव, रिएक्टिव, रीएस्योरेसिव, ठीक है, रीएस्योरेसिव, नेगेटिव, रिएक्टिव, रीएस्योरेसिव एंड फीटल वेलबिंग। मतलब ये आपको दर्शाता है कि फीटस जो है वो वेलबिंग है, फीटल वेलबिंग है, फीटल में कुछ इश्यूज़ नहीं है। मदर भी ठीक है, मदर तो ठीक है, फीटस ठीक है, कुछ इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये होता है NST। तो हो गया आपको, होपफुली NST आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट फीटल वेलबींग असेस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ 30 वीक्स में। आपको ये पूछ सकते हैं कि कितना वीक का प्रेगनेंसी में NST करेंगे। यूजुअली जो क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो मैक्सिमम CST से अराइज होता है, बट NST में भी आता है। अगर आपको ऐसे जैसे नॉर्सेट 5 का क्वेश्चन था, अगर एक फीटस का हार्ट रेट मोर देन 150 बीट पर मिनट उछाल खा रहा है 2 से 3 बार, मोर देन 15 बीट पर मिनट, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ऐसे ही दे देगा नेगेटिव, नॉर्मल। तो आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे। लाइक अगर सपोज मान लीजिए दोनों ही दिया हुआ, नेगेटिव भी दिया हुआ है, नॉर्मल भी दिया है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको नेगेटिव में ही जाना है, बस इतना ध्यान रखिए। पहले आपको फर्स्ट चॉइस नेगेटिव करना है, सेकंड चॉइस नॉर्मल करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस आपको फर्स्ट नेगेटिव ही करना है। और ऐसे भी मान लीजिए रिएक्टिव भी दिया है और रिएक्टिव भी दिया हुआ है, नेगेटिव भी दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल, मतलब ये मैं जो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें बोल रहा हूँ। तो इसमें इस केस में अगर नेगेटिव और नॉर्मल दिया होगा तो पहले आपको नेगेटिव फर्स्ट प्रीफर करना है, सेकंड में नॉर्मल करना है। अगर आपको रिएक्टिव दिया हुआ है तो पहले आपको क्या करना है,
पहले आपको रिएक्टिव, ये जो फर्स्ट चॉइस आएगा रिएक्टिव, अगर सेकंड में अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो सेकंड में नेगेटिव। अगर रिएक्टिव और नेगेटिव दिया होगा, फर्स्ट चॉइस इज रिएक्टिव, सेकंड चॉइस इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव और नॉर्मल दिया होगा, फर्स्ट चॉइस इज नेगेटिव, सेकंड चॉइस इज नॉर्मल। बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा CST। CST क्या है? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट था, वो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो हमारा था वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डी एक्सीलरेशन पूछा है। तो कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट सेम एज, हम उसका बात करेंगे क्या है, कितने टाइम में ये करता है। तो ये जो है ये एक इन्वेसिव टेस्ट है, ये इन्वेसिव टेस्ट है, इन्वेसिव, और इसको बोलेंगे ऑक्सीजन चैलेंजिंग टेस्ट, ठीक है। कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट को हम ये बोलेंगे कि ये ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट, क्योंकि ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट में क्या होता है, हम पहले पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करेंगे। लाइक कितना इन्फ्यूज़न करना होता है, 1 ml में 10 इंटरनेशनल यूनिट आता है, उसको 500 ml RL के साथ इन्फ्यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुश कर देंगे, ठीक है। और वो भी कब देंगे, जब पेशेंट डबल सेटअप OT में ही हम करेंगे। लाइक OT बेड रेडी होगा, अगर पेशेंट मान लीजिए कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो लाइक सीजरियन सेक्शन कर सकते हैं, डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, नर्सेस अवेलेबल होना चाहिए, सारा इक्विपमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दे दिए, मतलब वार्ड में है पेशेंट और आप ऑक्सीटोसिन दे दिए, उसके बाद पेशेंट प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट अरेस्ट हो गया, डेथ हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डबल सेटअप OT में देंगे विथ फुल इक्विपमेंट्स एंड फुल लाइक मैन एंड पावर सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट, CS टेस्ट। वो कब करेंगे, 36 वीक, ऐसा नहीं कि 30 वीक में कर देंगे, 36 वीक, ठीक है। 36 वीक्स में करेंगे, डबल सेटअप OT में करेंगे, एंड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। सपोज मान लीजिए पेशेंट का डिलीवरी डेट ऑलमोस्ट 36 वीक से, मतलब यूजुअली 37 वीक में होना चाहिए, मतलब होता है ना बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होने की जस्ट पहले ही, ठीक है। बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होने के पहले ही हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा, हम जो टी एक्सीलरेशन का बात किए थे, टी एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यूजुअली डी एक्सीलरेशन में होता क्या है, तो अगर मान लीजिए, ये तो एक्सीलरेशन का बात चला गया, अभी मान लीजिए डी एक्सीलरेशन मतलब फिटल हार्ट रेट अगर डिक्रीज होगा, डी एक्सीलरेशन मतलब डिक्रीज, एक्सीलरेशन मतलब इंक्रीज। अगर फिटल हार्ट रेट डिक्रीज, यहाँ पर जो रिजल्ट CST में रिजल्ट क्या होता है, जैसे वहाँ पर रिजल्ट था, अगर फिटल हार्ट रेट मोर देन 15 बीट्स पर मिनट बढ़ रहा है, जो एक्सीलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, अगर डी एक्सीलरेट होगा। लाइक फिटल हार्ट रेट, अगर इफ़ फिटल हार्ट रेट डिक्रीज लाइक एबनॉर्मल, वहाँ पर क्या था, नेगेटिव और नॉर्मल, यहाँ पर क्या आएगा, एबनॉर्मल और पॉजिटिव, ठीक है। एबनॉर्मल और पॉजिटिव, नॉन रिएक्टिव, नॉन रीएस्यूरेसिव एंड fetal not well-being, ठीक है। तो ये जो डी एक्सीलरेशन का बात करेंगे, लाइक ये जो होता है डी एक्सीलरेशन, ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। डी एक्सीलरेशन जो 3 टाइप्स का होता है, पहले तो होता है ईयरली डी एक्सीलरेशन, देन लेट डी एक्सीलरेशन, then next variable डी एक्सीलरेशन, ठीक है। ईयरली डी एक्सीलरेशन,
लेट डी एक्सीलरेशन एंड वेरिएबल डी एक्सीलरेशन। चलिए इसको हम डिस्कशन करते हैं। ईयरली में क्या होता है, यूजुअली इसमें भी अगर फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, सपोज मान लीजिए फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज फिटल हार्ट रेट, तो ये यूजुअली अगर हम लोग ईयरली डी एक्सीलरेशन में ना, ये जो फिटल हार्ट रेट डिक्रीज होता है ये किस लिए होता है, इसका कॉज क्या होता है, ड्यू टू मतलब डिक्रीज फिटल हार्ट रेट ड्यू टू कंप्रेस ऑफ fetal head due to compress of fetal head during delivery सपोज मान लीजिए ये आपका जो मदर का जो पेल्विक ब्रीम हो गया, तो यहाँ पर जो प्लस 0 स्टेशन में, ठीक है, स्टेशन में जैसे जब फिटल का हेड जब आके टकराएगा, कंप्रेस होगा, लाइक जब यूटेरस लाइक फिटल हमारा जो लाइव पोजीशन में जो ऐसा होता है, जो वोटेक्स प्रेजेंटेशन में जब प्रेजेंट रहता है, तो यूटेरस का प्रेशर की वजह से, ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से जब बच्चा का हेड ये ब्रीम में, पेल्विक ब्रीम का जो टकराएगा, उसके वजह से लाइक जो हम लोगों का नर्व है, नर्व की वजह से जो लाइक फ्रेनिक क्या नर्व है, जो नर्व होता है उसके वजह से वो ब्राडिकार्डिया होता है, ठीक है। तो इसमें यूजुअली कुछ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। और एक बात है, ये जो ईयरली डी एक्सीलरेशन, यूजुअली ईयरली जो डी एक्सीलरेशन वो CST में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में दिखाई नहीं देता है, नॉट सीन। बट अगर इनके सीन दिखाई भी दे रहा है तो उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मदर को आराम से मतलब थोड़ा सा रेस्ट करवाने के लिए बोलिए, वो लाइक कंट्राक्शन की वजह से ऐसे हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा। देन आएगा हमारा लेट डी एक्सीलरेशन। यूजुअली हम लोग कन्फ्यूजन क्या होता है लेट डी एक्सीलरेशन में और वेरिएबल डी एक्सीलरेशन में, और क्वेश्चन जो अरेंज होता है वो लेट एंड वेरिएबल से ही क्वेश्चन अरेंज होता है। ईयरली में होता है बट यूजुअली उतना नहीं आता है, क्योंकि इतना में हम लोग कन्फ्यूज होता है। तो लेट डी एक्सीलरेशन में अगर फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दैट। कॉज ये होता है कि यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, जो हमारा ब्लड फ्लो है लाइक फ्रॉम प्लासेंटा से यूटेरस जो भी ब्लड फ्लो होता है, तो उसका अगर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, कंप्रेस कब होता है एक्चुअली, लाइक अगर ब्लड सप्लाई अगर इनसफिशिएंसी होगा, ड्यू टू इनसफिशिएंसी वो क्या होगा, जैसे प्लासेंटा से यूटेरस में ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होने के बाद वहाँ से थ्रो प्लासेंटा जो हम लोग बेबी को लाइक जैसे मान लीजिए प्लासेंटा से ये कॉर्ड लाइक अम्बिलिकस से आपका प्लासेंटा से यूटेरस तक बेबी का जो अम्बिलिकस तक जो ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट या तो सर्कुलेशन होता है। तो अगर ये इनसफिशिएंसी होगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सिक। तो हाइपोक्सिक होने से ड्यू टू हाइपोक्सिक ब्राडिकार्डिया होता है, लाइक हार्ट रेट डिक्रीज होता है। कैसे होता है, हाइपोक्सिक की वजह से पेशेंट हाइपोक्सिया होने से डिक्रीज सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन डिक्रीज होने से हार्ट रेट डिक्रीज होता है, और जिसके वजह से डेथ होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो ड्यू टू हाइपोक्सिक, या हाइपोक्सिक होके पेशेंट का हार्ट रेट डिक्रीज होता है। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, लाइक प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या देंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हम O2 थेरेपी करेंगे, ऑक्सीजन लगा दीजिए पेशेंट को। सेकंड, टर्मिनेट फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ये जो यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी अभी ये रीजन किस वजह से हो रहा है वो दैट टाइम जानना मुश्किल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सीवियर हाइपोक्सिक की वजह से पेशेंट मतलब हार्ट रेट डिक्रीज होके फिटल डेथ होने का चांसेस होता है। तो हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, O2 थेरेपी में करके टर्मिनेट प्रेगनेंसी कर दीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा वेरिएबल डी एक्सीलरेशन। वेरिएबल डी एक्सीलरेशन में अगर फेटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, तो इसका जो कॉज है ये है कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। कॉर्ड कंप्रेशन लाइक क्या होता है दैट टाइम, लाइक यूट्रस सपोज धीरे धीरे जब वीकली बढ़ता है,
जब डिलीवरी का डेट्स जो पास में आता है, लाइक ऑलरेडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी जब दे दिया है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो प्रेशर आके लाइक यूट्रन का जो आर्टरी और वेन है, यूजुअली क्या होता है, जो यूट्रस ये है उसका नीचे से आर्टरी और बन गया है, ठीक है, तो वो कंप्रेस होता है, आर्टरी और वेन कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से भी सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है, और जिसके वजह से भी सुपाइन मतलब कंप्रेस होने की वजह से, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बेबी को अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होता है, फिर जिसकी वजह से हाइपोक्सी की वजह से ब्राडिकार्डिया होता है। तो जो वो किसके लिए होता है, कार्ड कंप्रेशन की वजह से। वेरिएबल डीएक्सीलरेशन किसके वजह से होता है, कार्ड कंप्रेशन के। तो फर्स्ट जो मैनेजमेंट होगा जो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन होगा, तो फर्स्ट प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, चेंज द पोजीशन। पहले हम पोजीशन चेंज करेंगे, लाइक पोजीशन चेंज करके कौन सा पोजीशन देंगे, कोई बता सकता है? चलिए, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे। लेफ्ट लैटरल इसीलिए देंगे क्योंकि हमारा जो यूट्रस, लाइक सपोज मान लीजिए ये मदर है, ये मदर का अम्बिलिकस है, ये यूटेरस है, लाइक यहाँ से जो प्लेसेंटा यूजुअली इस तरफ जो प्लेसेंटा जो रहता है, लाइक क्या होता है, आर्टरी और वेन जो होता है ना, ये राइट साइड लाइक ऐसे जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो अगर ये मान लीजिए ड्यू टू कार्ड कंप्रेशन अगर लेफ़्ट साइड हम देंगे, ताकि ये आर्टरी और जो वेन में जो कंप्रेशन हो रहा था वो कंप्रेशन क्या है, ओपन हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो है जो फ्री हो जाएगा। बट अगर राइट साइड में रखेंगे तो ये और भी कंप्रेस होगा। ड्यू टू वो कंप्रेशन की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि और भी हाइपोक्सी होकर ब्राडिकार्डिया होकर फिटल डेथ का चांसेस हो सकता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट चेंज पोजीशन हो सकता है। तो सेकंड जो है वो O2 थेरेपी है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग क्या होता है, लेट और वेरिएबल जो डीएक्सीलरेशन होता है उसमें हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो आप इतना मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, तो आप एक थोड़ा ट्रिक याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल डायरेक्शन VC, मतलब ऐसे मान लीजिए वाइस चांसलर, ठीक है। वेरिएबल डीएक्सीलरेशन में क्या होता है, कॉर्ड कंप्रेशन होता है, बस आप कॉर्ड कंप्रेशन याद रखिए। अगर आप एक याद रख लेंगे, VC वेरिएबल डीएक्सीलरेशन, कॉर्ड कंप्रेशन, VC वाइस चांसलर, बाकी लेट एक्सीलरेशन किस लिए होता है वो आपको पता चल जाएगा, यूट्रस प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। और ईयरली डीएक्सीलरेशन जैसे मैंने आपको बता दिया वो फिटल हाइट कंप्रेस की वजह से होता है, और इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। और यूजुअली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरिएबल और लेट के, वेरिएबल और लेट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको पूरा जो मतलब थ्योरी है वो कंप्लीट हो गया हो, मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बेफिक्र कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए या कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में जाते हैं। अभी क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था वो हम देखते हैं। ये जैसे टोटली हमारा कवर हो गया NST और CST, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन एक्टिव लेबर, विच प्रायोरिटी एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म टू प्रिवेंट fetal heart attack। तो बताइए, prepare the client for the cesarean delivery, monitor the fetal heart rate every 30 minutes, increase the rate of oxygen, and encourage the upright or side-lying maternal position। बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका होगा इंकरेज अपराइट और साइड लाइन मैटरनल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो फेटल हार्ट रेट डीएक्सीलरेट होता है टू प्रिवेंट, तो फेटल हार्ट रेट जो डीएक्सीलरेशन हो रहा है यूजुअली यहाँ पर एक काज हो सकता है, लाइक किसके वजह से, जो वेरिएबल जो डीएक्सीलरेशन था जिसके कार्ड कंप्रेशन हो रहा था। क्योंकि सीजर डिलीवरी तो ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि सीजर डिलीवरी का कुछ शो नहीं कर रहा है, लाइक एक्टिव लेबर में है, ठीक है। मॉनिटर fetal heart rate मॉनिटर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम ऑलरेडी fetal heart rate डीएक्सीलरेट हो रहा है, इसलिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में, चलिए देखिए, क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। वही सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ए क्लाइंट विद डायबिटीज मेलिटस इज 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। द क्लाइंट हैज़ हैड वीकली नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अच्छा देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है, आप पहले का वीडियो में देखिए। फॉर लास्ट 3 वीक्स, ठीक है। द रिजल्ट हैव बीन रिएक्टिव। ओके, रिएक्टिव बता दिया। दिस वीक नॉन स्ट्रेस टेस्ट वाज नॉन रिएक्टिव आफ्टर 40 मिनट्स। ये 40 मिनट्स का टेस्ट चल रहा था, यूजुअली 20 मिनट्स का होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट द नर्स शुड एंटिसिपेट द क्लाइंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है रिएक्टिव है। लाइक रिएक्टिव मतलब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल और नेगेटिव। तो क्या करना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट प्रिपेयर के लिए इमीडिएट इंडक्शन ऑफ लेबर, हॉस्पिटलाइजेशन विथ कंटिन्यूस फिटल मॉनिटरिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट ए रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट इन 2 to 7 days टू रिपीट द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव है, नॉर्मल है, मतलब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए। हाँ मानता हूँ ये 40 मिनट्स का टेस्ट ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पर जो टेस्ट आपका होगा यूजुअली ऐसा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन विथ कंटिन्यूस फिटल मॉनिटरिंग, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्टिव, ऐसा देखिए रिएक्टिव दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल है, नेगेटिव है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट फिटल मॉनिटरिंग को आप असेस करते रहिए, ठीक है। एनी डाउट? कुछ डाउट है तो बता दीजिए बच्चों, कुछ डाउट है तो बता दो। कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए तो क्या हुआ आंसर। A client with diabetes mellitus in 36 weeks of gestation, the client had weekly non-stress test for last 3 weeks and result have been reactive. This week non-stress test was okay, sorry। अब क्वेश्चन को अच्छे से देखिए पहले जो बोल रहा है द रिजल्ट हैव बीन रिएक्टिव, पहले लास्ट 3 वीक्स में, दिस वीक एंड द नॉन स्ट्रेस टेस्ट वाज नॉन रिएक्टिव। क्वेश्चन को आप पहले से अच्छे से देखिए, आफ्टर 40 मिनट्स। ओके, मतलब ये पहले जो 3 वीक्स में जो उनका लाइक एनएसटी हुआ था वो रिएक्टिव था, नेगेटिव था, नॉर्मल था। बट अभी जो एनएसटी हुआ है नॉन रिएक्टिव मतलब वो ऑलरेडी लाइक नेगेटिव एबनॉर्मल में आ गया है। यही तो क्वेश्चन होता है। लाइक यहाँ पर आपको लाइक आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है रिएक्टिव है तो ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन कर देंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी बोल दिया है कि लाइक नॉन रिएक्टिव आफ्टर 40 मिनट्स। लाइक यूजुअली तो हम लोग का 20 मिनट्स का टेस्ट होता है। अब 40 मिनट्स के बाद भी अगर लाइक एबनॉर्मलिटीज़ आ रहा है, नॉन रिएक्टिव आ रहा है, दैट मीन्स कुछ फिटल वेलबींग अच्छा नहीं है, लाइक फिटल्स में कुछ इश्यूज है। तो क्या करना है, द नर्स शुड एंटिसिपेट द क्लाइंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। किसके लिए प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के। तो CST में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए CST में अगर आप देखेंगे लाइक लेट एक्सीलरेशन हो रहा है या वेरिएबल एक्सीलरेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि नॉन रिएक्टिव हो गया आफ्टर 40 मिनट्स का टेस्ट में, ये नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नॉन रिएक्टिव है।
तो अगर नॉन रिएक्टिव है तो हम क्या करेंगे, लाइक 3 टाइप्स का टेस्ट, अर्ली डीएक्सीलरेशन, लेट डीएक्सीलरेशन, वेरिएबल डीएक्सीलरेशन। तो इस चीज़ में हम लोगों को हम पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर लाइक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट करेंगे। सॉरी, वो क्वेश्चन में से ही थोड़ा सा देखिए, मैं भी मतलब लाइक अच्छे से क्वेश्चन देखा नहीं, तो इसलिए मैं ये बोल दिया। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग मैग्नीशियम सल्फेट टू ए क्लाइंट फॉर सीवियर प्री एक्लैम्सिया। अच्छा, यहाँ पे एक्लैम्सिया प्री एक्लैम्सिया के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन द नर्स, यहाँ पे एक्चुअली जो पूछा गया है, लाइक अगर किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, एक पेशेंट है जो प्री एक्लैम्सिया में है और मैग्नीशियम सल्फेट उनको इंजेक्टेबल कर रहे हैं, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, ये मेडिसिन में देने के पहले या देने के बाद नर्सेस को ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये पेशेंट को हार्म पहुंचने वाला है या हार्म ऑलरेडी हो गया है, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए एक प्राइमरी नर्सिंग एक्शन का जैसा बात किया है, ठीक है, प्राइमरी नर्सिंग के एक्शन के ऊपर बात किया है कि आपको द नर्स शुड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने का टाइम में ये जो नर्स है जो है, ये किस चीज़ का ध्यान रखेगा। शेड्यूल्ड डेली अल्ट्रासाउंड टू असेस फीटल मूवमेंट, डेली अल्ट्रासाउंड करके फीटल मूवमेंट असेस करेगा। होपफुली ये तो लगता नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट एवरी 4 आवर्स टू असेस फीटल वेलबींग। ओके, assess the client temperature every 2 hours because the client had high risk for infection. अच्छा, assess for sign and symptom of labor because the client level of conscious may alter. ओके, देखिए ये जो 1 नंबर और 2 ऑप्शन हो गया ना, ये तो आपको देख के तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है ये NST एंड CST का बात कर रहा है। अगर आपको मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, पहले तो आप एलिमिनेट मेथड लगा लीजिए, क्योंकि देखिए फीटल वेलबींग का बात क्या है, फीटल वेलबींग के साथ प्री एक्लैम्सिया और मैग्नीशियम सल्फेट का कुछ लिंक्स नहीं होता है। तो ये यूजुअली NST और CST का बात हो रहा है। द नेक्स्ट इज टेम्परेचर फॉर एवरी 2 आवर्स। टेम्परेचर असेस करने का ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ये स्पेशली मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूछा है, जो मेडिकेशंस के बारे में। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है, मैग्नीशियम अगर प्री एक्लैम्सिया, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं प्री एक्लैम्सिया में होता क्या है, प्री एक्लैम्सिया में क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो हम देते हैं, लाइक ये सीवियर प्री एक्लैम्सिया, प्री इन द सेंस प्री का एक फुल फॉर्म होता है, लाइक प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया मतलब सीजर होता है, ठीक है। एक्लैम्सिया इज वॉमिटिंग एंड प्री एक्लैम्सिया, प्री मीन्स सीवियर, जो सीजर, प्री एक्लैम्सिया में जो सीवियर सीजर होता है उसको हम रोकने के लिए जो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। चलिए हम पहले एक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया, एक्लैम्सिया में क्या होता है, सीवियर क्या क्या दिखने के लिए मिलता है एक्लैम्सिया में, सीवियर हाइपरटेंशन, ओडिमा एंड हाई प्रोटीनूरिया, हाई प्रोटीनूरिया देखने के लिए मिलता है। प्लस अगर उसके साथ सीजर देखने के लिए मिलेगा, सॉरी मैं कुछ उल्टा बता दिया था, वोमिटिंग वगैरह ऐसा नहीं है, सीजर ऐसा होता है कभी कभी, लाइक अगर उसके साथ सीजर दिखाई देगा तो हम इसको बोलेंगे लाइक प्री एक्लैम्सिया, ठीक है। तो प्री एक्लैम्सिया में होता क्या है, तो जैसे कुछ कुछ फीचर्स है मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक प्री एक्लैम्सिया में क्या क्या फीचर्स आपको दिखाई देगा, सिम्टम लाइक
क्या क्या दिखाई देगा। जो बीपी, अगर हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का बात करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्री एक्लैम्सिया है। अगर मैफ मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है अगर मोर देन 105 ऑफ mm ऑफ Hg होगा, ठीक है। इंक्रीज सेरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट आएगा एक हेल्प सिंड्रोम। आपको पता होगा हेल्प सिंड्रोम क्या हुआ है। हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है बताइए, हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, कोई बता सकता है? ठीक है, चलिए हेल्प, ठीक है, HELLP। हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है? एच फॉर हेमोलाइसिस, ई फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एल फॉर लो प्लेटलेट काउंट। ये जो है ना HELLP, ये EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट जो होगा लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, ये 3 चीज़ यूजुअली दिखाई देगा हेल्प सिंड्रोम में। तो यहाँ पर जो बात किया था ये मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। यूजुअली क्या होता है, अगर हम किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, सीजर को रोकने के लिए दिया जाता है। प्री एक्लैम्सिया के वजह से सीजर हो रहा है, प्लस ये सब चीज़ भी हो रहा है। तो मेन जो चीज़ हम लोग को, ये तो ठीक है मान लीजिए हो गया, बट ये सीजर को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट IV पुश करते हैं। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग जो IV पुश करते हैं, हम वो उसको सीजर को रोकने के लिए दे रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, जो मैग्नीशियम सल्फेट का यूजुअली मैक्सिमम और बहुत टॉक्सिक जो साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर मोस्ट कॉमन की बात करेंगे, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है वो डिक्रीज़ होता है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज़ होता है एंड यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होता है लेस देन 30 ml पर आवर डिक्रीज़ हो जाता है। एंड मोस्ट डेंजर अगर जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 बीट्स पर मिनट होता है तो मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा गया था, ठीक है। तो जो पूछा गया था मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले नर्सेस को क्या ध्यान रखना चाहिए, असेस पर पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था एक्चुअली इक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया के बारे में, तो मैं अभी ये मैग्नीशियम के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस तो बता दिया। अभी जो है ये तो इसका आंसर ये असेस फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब, ठीक है।